नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, प्रवक्ता, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 3 पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस नियम के अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल स्फेरिकल सेल जिसे कहते हैं के कारण वैद्युत क्षेत्र। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व शिक्षण में हमने देखा था कि किसी निकाय पर जो आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Qn तक जो आवेश हैं ये डिस्क्रीट नेचर के होते हैं। इनमें जो है विविक्त अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग फैले हुए रहते हैं पूरे निकाय के अंदर। इस तरीके का ये निकाय है जिसको हमने विविक्त आवेश वितरण भी हम इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण में क्या होता है, जब किसी चालक में आवेश दिया जाता है तो वो समान रूप से उस चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे हमने Q आवेश दिया तो उसके चालक पर बाहर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसी को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस पर समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत आवेश वितरण कहलाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम किसी चालक को आवेश देंगे और उसमें लंबाई पर जो है आवेश वितरित होता है तो उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। आवेश का वितरण चालक पर लंबाई के साथ वितरित हो जाना ही हमारा रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसे एक तार है हमारे पास और उस तार पे हमने जैसी आवेश Q दिया तो ये समान रूप से उसके लंबाई पर जो है वितरित हो जा रहा है, लंबाई के साथ वितरित हो जा रहा है। इस तरीके का जो है यहाँ पर हम जैसे एक रिंग वलय जिसको आप कहते हैं, इस पर भी अगर हम जैसे चार्ज देंगे तो इस पर भी चार्ज जो है इसके समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा लंबाई के अनुदिश। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ पे हमारे पास रेखीय आवेश वितरण, रेखिक आवेश घनत्व, तो इसको हम समझे कि यहाँ पर हमने जो चार्ज Q किया था उसको हमने तो वो पूरे चार्ज पर पूरे वायर पे जो तार पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन इसमें से एक छोटा सा अवयव हम लें डेल्टा L, ये हमने छोटा सा अवयव लिया लंबाई का डेल्टा L, तो इस पर चार्ज भी हम छोटा सा लेते हैं हम डेल्टा Q, पूरा Q चार्ज न लेके एक सूक्ष्म आवेश लेते हैं इस लंबाई में। तो इस लंबाई के अंदर जो चार्ज होगा डेल्टा Q होगा। तो उसको रेखिक आवेश घनत्व का हमारे पास एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसी को हम रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, यानी एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रेखिक आवेश घनत्व कहलाती है। मात्रक हम इसका देख लें, Q जो हमारे पास है आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलाम, और डेल्टा L लंबाई है, इसका मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसी को हम रेखीय या आवेश वितरण कहते हैं और रेखिक आवेश घनत्व हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारे पास है पृष्ठ आवेश वितरण, जिसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसमें हम देखें किसी आवेश का वितरण चालक के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित होता है। यहाँ पे जो इसका एरिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कोई चालक सीट ले सकते हैं हम, इसमें आयताकार सीट है या जो है वर्गाकार सीट है। तो इस पर जैसे हम चार्ज Q देंगे तो ये भी जो है उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है डायग्राम में भी आप देखो तो इस पर एक छोटा सा ये चार्ज जिससे हमने सीट लिया, इस पे सीट पे हमने जो है अलग अलग इसके जो है पार्टीशन यहाँ पे देख रहे हो तो एक छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिया, तो यहाँ पर हम उसको डेल्टा A से यहाँ पे हम उसको दिखा सकते हैं या डेल्टा S से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो छोटा सा अवयव हमने लिया, इसको हम जो है क्षेत्रफल अवयव कहेंगे। तो ये हमारे पास एक डेल्टा S अवयव है।
तो इसके द्वारा जो इस पर आवेश, सूक्ष्म आवेश लेंगे वो भी हम क्या लेंगे, डेल्टा क्यू लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर जो है आवेश की मात्रा, तो वही क्या कहलाती है, हमारी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। तो यहाँ पे डेल्टा एस हमारे पास क्षेत्रफल अवयव है, तो उस क्षेत्रफल अवयव में, एकांक क्षेत्रफल अवयव में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। और इसका मात्रक देख लें, क्यू का मात्रक वही कूलाम हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखें आयतन में हमारे पास, तो इसमें जो आप नाम से इस पे पता लग पा रहा होगा कि जो है आवेश का जो वितरण होगा उसके पूरे आयतन में होगा, तो उसको हम कहते हैं आवेश का वितरण जब चालक में आयतन में समान रूप से वितरित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक, जैसे हमने लिया ये पूरा वॉल्यूम, यहाँ पे हमारे पास हो सकता है जैसे घन घनाभ की आकृति हम ले सकते हैं, स्फीयर हम ले सकते हैं इसमें। तो स्फीयर हमारे पास गोला हो गया, तो उसका हम एक छोटा सा अवयव हमारे पास होगा, तो वो छोटा सा एलिमेंट हम जो लेंगे आयतन का वो डेल्टा वी लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज होगा उस पूरे पे हमने क्यू चार्ज दिया, तो एक छोटे से आयतन पे जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है आयतनीय आवेश घनत्व। तो आयतनीय आवेश घनत्व हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास एकांक आयतन में आवेश की मात्रा ही आयतनीय आवेश घनत्व कहलाएगी। तो यहाँ पे हम उसको रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो यहाँ पे डेल्टा वी आयतन है, उस एकांक आयतन में हमने जो छोटा सा अवयव आयतन का लिया है, तो वहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा रो बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, और इसका मात्रक क्यू का मात्रक पुनः वही कूलाम होगा, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो घन मीटर, तो कूलाम पर मीटर क्यू। ये हमारे पास आता है आयतन आवेश वितरण। अगला हमारे पास जिसका चर्चा का बिंदु है, जिस पर हम चर्चा करेंगे गॉस नियम। गॉस नियम के बारे में जाने तो कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने जो है इस नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया कि जब किसी चालक पर हम आवेश जो हमारे पास होता है तो उसके अंदर आवेश जो है वो वैद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलती है, तो उस पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलती है उसको हमने वैद्युत फ्लक्स, इससे पूर्व शिक्षण में हमने चर्चा की थी वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है और इसके अंदर जो इस पृष्ठ पर जितना आवेश है, इस पर आवेश प्लस क्यू है, तो इनके बीच में एक संबंध बताया उन्होंने, एक नियम दिया, उसी को जो है गॉस का नियम कहते हैं। तो वो नियम क्या था, उसमें हम देखें, निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो उसके अंदर जितना आवेश होगा उस पृष्ठ के अंदर, उसका जो है सिग्मा क्यू हम कह सकते हैं, क्योंकि आवेश वितरण हो रखा है उसमें, अलग अलग जगह पे आवेश है, तो उसको जो है हम सिग्मा क्यू करके कुल आवेश निकाल लेंगे और उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये एक संबंध उन्होंने दिया था, उसको वैद्युत फ्लक्स हमने बताया था फाई से हम प्रदर्शित करते हैं। तो कुल आवेश हमारे पास सिग्मा क्यू है, इसका 1/ε0 गुना, यानी ε0 से भाग दे देंगे। तो ये हमारे पास ये नियम दिया था गॉस ने, तो इसी को हम गॉस नियम कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिकल्पना हम पहले कर चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। और यहाँ पे हमारे पास ये जो ε0 है, तो यहाँ पे हम इसको बता चुके हैं, ε0 हमारे पास है निर्वात की विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक, और ε0 का मान होता है 8.85 गुणा के 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारे पास निर्वात की या वैद्युतशीलता हमारे पास कहें या परावैद्युतांक कहें। यहाँ पे हमारे पास व्यापक रूप में जब हम गॉस का नियम लिखते हैं व्यापक रूप में, तो इससे पूर्व हमने जैसे बताया था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो वहाँ पे हमारे पास फाई बराबर आया था होल सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन ε0। इसको गणितीय रूप में हम व्यापक रूप से इसको इस तरीके से गॉस के नियम को लिखते हैं। तो फाई का जो मान हमने बताया था वैद्युत फ्लक्स का, ई और डी ए का जो है अदिश गुणन हमारे पास था, स्केलर गुणन हमने किया था, और उसका जो है होल्स पूरे पृष्ठ का समाकलन किया था। तो ये हमारा निकला था वैद्युत फ्लक्स। तो इसका मान हमारे पास जो गॉस ने बताया, तो सिग्मा क्यू अपॉन ε0 से हम जो है ε0 का गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है गॉस के नियम का आता है। इसका हम जो है यहाँ पे देखें कि जो कोई बिंदु आवेश है तो उससे बल रेखाएं हमेशा धन आवेश के कारण बाहर क्यों निकलती हैं और ऋण आवेश के कारण भीतर क्यों जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यदि सिग्मा क्यू यानी इन सब के अंदर कुल आवेश, अगर सिग्मा क्यू बराबर क्या है 0, यानी इस पृष्ठ के अंदर हमारे पास अगर कोई आवेश नहीं है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। और यदि जो है इसके अंदर हमारे पास जैसे ये आवेश रखा हमने, जैसे यहाँ पे +3Q +2Q
प्लस क्यू और माइनस 6Q, ये आवेश हमने इसके अंदर रखे हुए हैं, या इसके अंदर आवेश है, किसी निकाय के अंदर इतने आवेश है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पहले सिग्मा क्यू करके देखेंगे। तो यहाँ पे Q प्लस 3Q प्लस 2Q और माइनस 6Q करेंगे तो ये आ रहा है 0। इस समय भी देख होंगे आप, कोई वैद्युत फ्लक्स इसके बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा क्यू इसके अंदर का, क्योंकि गॉस ने जो परिकल्पना की थी, गॉस ने जो नियम दिया था कि इसके अंदर कुल आवेश, तो कुल आवेश जब 0 है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। तो यहाँ पर जो है ये कूलाम ने दिया था। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ एक आवेश हमने जैसे यहाँ से हटा लिया, तो हमारे पास ये 3 आवेश हैं, प्लस 3Q प्लस 2Q और प्लस Q। तो यहाँ पे अब हम देखें सिग्मा Q करके देखेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है Q प्लस 3Q प्लस 2Q यानी प्लस 6Q। तो जब प्लस में आता है आवेश तो यानी बल रेखाएं बाहर की ओर निकलोगे, तो वैद्युत फ्लक्स आप देख रहे बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये जो है वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखें यहाँ से हमने प्लस 3Q हटाया, अगर माइनस 6Q होता और प्लस 2Q होता और प्लस Q होता, तब हम इसका जो है सिग्मा Q करके देखें तो Q प्लस 2Q माइनस 6Q बराबर क्या आता, माइनस 3Q। अब देखें बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स जो है अंदर की ओर आ रहा है। अगर ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा किसका, जब हम उसका बीजगणितीय योग करें, कुल आवेशों का योग करें, सिग्मा करें, तो बीजगणितीय योग करेंगे, अगर उसका मान नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक आता है, तो उससे फ्लक्स जो है अंदर की ओर आएगा, इनवर्ट्स हम कहें, और अगर पॉजिटिव आता है तो उसका आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर होता है। गॉस के नियम की व्युत्पत्ति निगमन हम इसको देखें किस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु आवेश हमने लिया O पर, प्लस Q चार्ज यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इस प्लस Q चार्ज से जो है R दूरी पर एक बिंदु P पर हमने जो है पृष्ठ खींचा, ये हमारा कहलाता है गॉसियन पृष्ठ। इसको हमने जो है गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। जो गॉसीय पृष्ठ एक कल्पना हमने की, इस आवेश के चारों ओर एक पृष्ठ की कल्पना करी, इसको गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। तो इस पृष्ठ पर अभी हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे इसमें, तो इस पृष्ठ पर जो है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे R दूरी है, यहाँ पर भी R दूरी है, यहाँ पर भी R दूरी है, यहाँ पर भी R दूरी है, तो प्रत्येक दूरी बिंदु O से जो है दूरी समान है। तो वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था कि जो है बिंदु आवेश के कारण प्लस Q से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हम निकालें तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं इसमें कि R दूरी पर अगर कोई बिंदु आवेश के कारण जो है R दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो E बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हम निकाल चुके हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसके जो है एक बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं DA। एक हमने जो है, क्योंकि हमने बताया आवेश जो है चारों दिशाओं में जो है क्या होता है, फैलता है, तो जो हमारे पास आवेश का होगा दिक स्थान हम कहें दिक वक्र होता है, तो ये तीनों दिशाओं में जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे हमने एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया इसमें DA, तो एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया DA। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो है वैद्युत बल रेखाएं जिस दिशा में हो रही है उसी दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा E। और यहाँ पे हम देखें कि जो DA का वेक्टर होगा ये भी जो है क्या होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये हमने बताया था कि है उसका जो क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा होती है अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो दोनों की डायरेक्शन आप देखें E और DA सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखें इन दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा का मान 0 होगा। तो यहाँ पे हमने जो है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हम देखें कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फाई बराबर आता है होल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट DA। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में। यहाँ पे हम E डॉट DA का मान यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आ जाएगा E DA cos थीटा। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठ का, इसका यहाँ पे आप देखोगे सर्कल बना रखा है तो इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ। इंटीग्रेशन पे हमने जो है सर्कल बना रखा है तो इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का जो है समाकलन। तो यहाँ पे हम संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन करते हैं तो EDA। तो यहाँ पे क्योंकि हम संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने DA जो है एक छोटे से अवयव को लिया, जब हम पूरे पृष्ठ का निकालेंगे तो उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, समाकलन का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे EDA cos थीटा। अभी हम देखो थीटा का मान हमने यहाँ पे बताया, थीटा का मान कितना है 0। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम E और DA के बीच का कोण थीटा 0 होगा तो जो है हमारे पास cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 1। यहाँ पे अगर हम थीटा का मान जो है 0 का cos 0 1 करके रख दें तो तब हमारे पास ये बचेगा फाई बराबर E इंटीग्रेशन होल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DA। अब आप देख रहे होंगे E को हमने बाहर ले लिया, E को हमने बाहर क्यों लिया, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर आप देख रहे होंगे R दूरी पर यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र हमने कहा कांस्टेंट है, नियत है। यहाँ पर हमारे पास ये जो है नियत है।
तो सब बिंदुओं पर जो है ई कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हमें ई को हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन करेंगे केवल डीए का। तो डीए का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का इन छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों को जोड़ेंगे, तो ये हमारा जो स्फीयर है, गोला है, उसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के बराबर होगा। तो ए जो है कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर है क्योंकि आर त्रिज्या का स्फीयर है, गोला है, और इस गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ऑल सरफेस इंटीग्रेशन डीए का मान हम क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। यहाँ पर हम इसका मान जैसे इसमें रखें तो समीकरण 1 से हमारे पास देख ले, तो समीकरण 1 से जो यहाँ पे हमारा ई का मान है उसको भी हम यहाँ पे रख देंगे इस वाली इसमें, और जो है इंटीग्रेशन डी का मान हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने देखें 5 बराबर ये वाला मान हमारा ई का मान है, इसको हमने यहाँ पे रखा, और होल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी का मान 4 पाई आर स्क्वायर का। यहाँ पे आप देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जा रहा है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा एफ 5 बराबर बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो उसके अंदर आवेश क्यू था उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना है, और ये फाई है वैद्युत फ्लक्स। यही कूलॉम ने दिया था, तो सॉरी यही गॉस ने दिया था, तो यही जो है गॉस का नियम कहलाता है। तो यही हमारा गॉस का नियम है कि जो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है उससे परिबद्ध उसके अंदर जो कुल आवेश है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से हम इसका निगमन करते हैं। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लें, गॉस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा कर लें, क्योंकि इसके बाद हम इसके अनुप्रयोग को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गॉस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ चाहे उसकी आकृति तथा अमाप कुछ भी हो के लिए सत्य है। तो यानी जो है कोई भी आकृति हो, जैसे यहाँ पे आप देखें ये हमने आकृति ली है, इस तरीके से यहाँ पे तीनों अलग अलग आकृतियाँ हैं, तो यानी उसके जो है शेप और साइज पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे इसके अंदर आवेश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके अंदर भी प्लस क्यू आवेश है, इसके अंदर भी प्लस क्यू आवेश है, इसके अंदर भी प्लस क्यू आवेश है। तो इसके अंदर से जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो जो है क्या होगा, समान होगा। इसमें अगर φ1 वैद्युत फ्लक्स आ रहा है इसका, यहाँ पे इसका φ2 आ रहा है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स φ3 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं φ1 बराबर φ2 बराबर φ3, तीनों वैद्युत फ्लक्स आपस में बराबर होंगे। तो ये कहते हैं कि ये पहला तथ्य यही है कि आकृति और उसके अमाप कुछ भी हो उसके लिए सत्य है। दूसरा हम देख ले गॉस नियम। गॉस के नियम में जो आवेश क्यू पृष्ठ द्वारा परिबद्ध सभी आवेशों का योग सम्मिलित है। ये आवेश पृष्ठ के भीतर कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं, तो कहीं पर भी अवस्थित है माने वहां पर उसकी पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। तो उसके अंदर हमारे पास हमें क्या करना है, उसका आवेशों का योग। तो हमने जो योग का नियम बताया था, हमने इसे पढ़ा था आवेशों का योज्यता का नियम। तो सबसे पहले हमें उनके अंदर जितने भी आवेश हैं उनका योग कर लेना है, चिन्ह सहित योग कर लेना। अगर ऋणात्मक होगा तो नेगेटिव सहित हम उसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास इसका हमारे पास योग आ जाएगा। तो हम उसका योग करेंगे, तो इससे हमारे पास उसके अंदर हम योग करके हम उसका जो है निकालेंगे, तो गॉस के नियम हम लगाएंगे। उसके बाद अगला तथ्य हम देखेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के लिए चयन किए जाने वाले पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। हमने एक जो काल्पनिक पृष्ठ कल्पना करी और गॉसीय पृष्ठ, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे विद्युत क्षेत्र सदैव गॉसीय पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। एक तो हमें ये देखना है कि उसका जो गॉसियन पृष्ठ हम लें तो वो क्या होना चाहिए, विद्युत या विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, यानी जो है प्रत्येक बिंदु पर एक तो जो है क्षेत्र समान होना चाहिए विद्युत क्षेत्र। वही हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सममित तथा परिमाण में समान होना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो उसका जो परिमाण है वो नियत होना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया था कि r दूरी पर जो है प्रत्येक बिंदु पर जो है बिंदु आवेश के कारण हम स्फीयर लेते हैं, गोला लेते हैं गॉसियन पृष्ठ को, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो है हमारे पास ई का वैद्युत क्षेत्र जो है r दूरी पर समान था, तो उसको हम सममित कहते हैं और परिमाण में नियत रहता है। तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं गॉस के नियम के। इन तथ्यों के आधार पर हम अनुप्रयोग करेंगे। तो हम देखें गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो क्या है गॉस लॉ के एप्लीकेशन, सबसे पहले अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो एक विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, एक लंबाई अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, यहाँ पे आप देखें एक सीधा तार है, उसको हमने चार्ट दिया तो वो जो है लंबाई के अनुदिश जो है क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक समान रूप से जो है आवेश वितरित हुआ, तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि रेखीय या रैखिक आवेश घनत्व तो यहाँ पे आएगा, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास अनंत लंबाई का जो एक समान आवेशित तार है जिसके चारों ओर हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी, वो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, क्योंकि इस आवेश की जो बल रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो
अभिलंबवत बाहर की ओर होंगी, त्रिज्यीय होंगी इस आवेश के कारण। और इससे जो बल रेखा निकली, इसको हम एक उदाहरण, जैसे हमारे पास एक बोतल साफ करने वाला ब्रश देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो तार है इसका, ये हमारा एक लंबा सीधा तार हो गया और इसके आवेश इस पर दिया गया और इसके पर जो है बाहर की ओर जो ये इसके बाल जो दिख रहे हैं, ब्रश के जो बाल हैं, ये आप इनको वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं से समझ सकते हैं। तो इसके देखा होगा आपने ऊपर से, तो ऐसे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा गोल और इधर से भी गोल, तो ये एक बेलनाकार आकृति बनती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ लिया और इस पर हमने बिंदु P पर हमें जो है क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पर। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ हमने जो लिया है, गॉसीय पृष्ठ हम कहें, उस पर 3 तल यहाँ पर हमारे पास होंगे, 2 इसमें सपाट तल है, वृत्ताकार पृष्ठ जिसको हम कहें। तो एक है S1 ये वाला पृष्ठ, दूसरा S2 नीचे वाला पृष्ठ, और एक वक्रकार पृष्ठ होगा तो जिसको हम बेलनाकार पृष्ठ कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से पृष्ठ है S3। तो 3 पृष्ठ है S1 S2 और S3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये जो तीनों पृष्ठ है यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया, यहाँ पे जो है एक पे जो है DA लिया, तो यहाँ पर भी DA और यहाँ पर भी DA, तो तीनों पृष्ठों पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने DA लिया। तो इसकी जो दिशा होगी अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी और यहाँ पर नीचे वाले के लिए DA की दिशा नीचे की ओर होगी और यहाँ पर जो है DA की दिशा जो है बाहर की ओर होगी। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों दिशाओं में हमने जो है हमने जो अभी क्षेत्रफल अवयव दिखा, इसकी दिशा बाहर की ओर है। और यहाँ पर हमारे पास इस पर देखें हम DA और E की दिशा भी इधर की तरफ होगी यहाँ पे, और इस पर देख होंगे E की दिशा जो है तार की दिशा, हमने बताया जो बाल की दिशा थी वो भी बल रेखाएं दिखा रही थी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो इस वाले के लिए भी E। तो यहाँ पे हम देखें E और DA वेक्टर जो हमारे पास 2 E और DA बन रहे हैं, उनके बीच कोण कितना बन रहा है। पहले वाले के लिए देखेंगे यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, दूसरे वाले पृष्ठ में देखें नीचे वाले के लिए E और DA के बीच 90 अंश का कोण बनेगा, तीसरे के लिए जो है कोण 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये हमने कोण इसमें बताया। यहाँ पर हम जो निकालेंगे रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा, क्योंकि हमने बताया एक सीधा तार है तो उसमें जो लंबाई के घनत्व होगा वहाँ पे हमारे पास लैम्डा से हम उसको दिखाएंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। एकांक लंबाई में जो हमारी आवेश की मात्रा है वही रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे तार हमारे पास है तो लंबाई के अनुदिश जो है आवेश वितरण हुआ, तो यहाँ पे हम रेखिक आवेश घनत्व लेंगे। तो यहाँ पे इसके जो गॉसियन पृष्ठ है उस पर आवेश जो है Q बराबर हो जाएगा λL। Q का यहाँ हम L का गुणा करेंगे, Q बराबर कितना हो जाएगा λL। तो गॉस के नियम से तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो हमारे पास जो निर्गत फ्लक्स है, कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो 3 पृष्ठ हमने बताए थे। एक हमारे पास ये वाला था S1, ये वाला पृष्ठ S2 और तीसरा ये वाला S3 पृष्ठ। इन तीनों पृष्ठों पे हम देखें तो फाई E बराबर हमारे पास वही वैद्युत जो गॉस के नियम से लगेगा E.dA, वेक्टर E.dA, इसका इंटीग्रेशन बराबर सिग्मा Q/ε0। गॉस का नियम का अनुप्रयोग है तो उसको लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारे इसको समीकरण 1 करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा, S1 पृष्ठ के कारण ये वाला, S2 के कारण और S3 के कारण। तो S1 इंटीग्रेशन करेंगे E.dA, S2 के लिए E.dA इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस S3 के लिए जो है इंटीग्रेशन करेंगे E.dA, और बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा Q का मान यहाँ पे हम क्या रखेंगे λL। तो यहाँ पे λL/ε0। तो इसलिए जो हमारे पास ये सिग्मा Q का मान हमने समीकरण 1 में रखा, इन सबके मान रखें तो ये पहला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास, इसको हम φ1 कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये φ2 हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए φ3 हो जाएगा। इन तीनों को हम निकालें तो यहाँ पे हमने कोण इनके बीच बताया था E और DA। तो यहाँ पे हमारे पास जो आया था, यहाँ पे हमारे पास EDA cos 90, क्योंकि हमने बताया था S1 पृष्ठ के लिए DA और E के बीच कोण कितना बना था, 90 अंश बना था। और EDA cos 90 S2 पृष्ठ के लिए प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन EDA cos 90। दूसरे पृष्ठ के लिए भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा था, और तीसरे पृष्ठ S3 के लिए EDA cos 0, और बराबर किसके रहेगा λL/ε0। ये वाला मान ऐसे ही रहेगा E.dA cos 0। तो cos 90 का मान हमें पता है 0 होता है, ये वाले दोनों 0, ये भी 0, cos 0 ये तो 0 हो जाएगा। केवल ये वाली टर्म्स हमारे S3 वाली टर्म्स हमारे पास बचेगा, ये वाला पद बचेगा E बराबर। तो यहाँ पे E सब जगह हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर E समान है, क्योंकि वृत्ता का बेलनाकार हमारे पास जो ऊपर वाला पॉइंट हमारे पास ये लिया, इधर चारों तरफ हमने बताया था इसके सर्कल में जो है क्या हो जाएगा, E कांस्टेंट होगा, नियत होगा, उसको हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन करेंगे DA का और λL/ε0 ऐसी रहेगा। तो इस तरीके से हमने किया। यहाँ पे हम आगे इसको देखें तो बेलनाकार पृष्ठ के लिए जो हमारे पास एरिया आएगा DA का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे S3 का, वो होता है 2πRL। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRL, वक्र पृष्ठ भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये 2πRL आए क्योंकि इसकी लंबाई बेलन की L है, और इसका जो है त्रिज्या आप माने, इसकी जो त्रिज्या हमने ली थी R है, तो ये 2πRL जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे E × 2πRL
यहाँ पे ई इंटू 2πrl करेंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे पास आएगा ई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे, ई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा, इसको जो है 1/4 के टर्म्स में लिखे तो यहाँ पे हमने 1/4, यहाँ पे हमने 2 लैम्डा अपॉन आर। तो यहाँ पे आप जो है अगर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करें तो 2 का डिवाइड नीचे करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर यहाँ पे भी हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पे आप देखोगे ई प्रोपोर्शनल आर, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र जो है दूरी बढ़ने पर क्या होगा, कम होगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका ग्राफ आप देखिए इस तरीके से हमारे पास होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम होता चला जाएगा। अतः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उसकी तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत त्रिज्या होता है। तो उसकी दिशा कैसे होगी, लंबवत बाहर की ओर होती है, और जो है उसकी दूरी के जो है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी बढ़ने पर उसका विद्युत क्षेत्र घटता है। अगला हमारे पास हम देख लें, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा अनुप्रयोग गॉस के नियम का, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चादर हमने ली जिस पर आवेश हमने दिया, तो वो एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। इस पर जो है हम इसका जो सिग्मा यहाँ पे हमारे पास हमने जो लिखा था कि हमारे पास यहाँ पे जो घनत्व आएगा वो आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा से हम उसको दिखाएंगे। तो सिग्मा की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्षेत्रफल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इससे, और इधर की तरफ P डैश वो भी आर दूरी पर होगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल इधर की तरफ लेंगे, दूसरा सर्कल उधर की तरफ लेंगे, और इसके बीच से एक बनाते हुए इसके अंदर से जाते हुए जो है क्या हो रहा है, एक बेलनाकार पृष्ठ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका पृष्ठ होगा जिसका क्षेत्रफल हम ए ले लेंगे, इसको हम गॉसीय पृष्ठ कहेंगे। और यहाँ पर हमने गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी, यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसकी लंबाई आर है, इधर से भी दूरी आर है। तो दोनों तरफ हमारे पी और पी डैश की दूरी बराबर है। तो बेलनाकार हमने पृष्ठ बताया जिसको गॉसीय पृष्ठ हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वृत्ताकार पृष्ठ S1 और S2 होंगे, और एक वक्राकार पृष्ठ या हम बेलनाकार पृष्ठ कहें S3 होगा। इन तीनों तलों पर भी यानी इन तीनों पृष्ठों पर हम एक एक अल्प अवयव क्षेत्रफल हम ले लें, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा क्षेत्रफल कितना लिया है, A लिया है। तो इस पे छोटे छोटे अवयव लिए हमने DA, यहाँ पे भी DA, यहाँ पर भी DA। तो यहाँ पे आप देखें D हमने लिया तो DA की डायरेक्शन ये अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। यहाँ पर देखें S2 पर DA की डायरेक्शन अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, और S3 पर देखें DA की लंबवत जो है अभिलंबवत बाहर की ओर ऊपर की ओर होगी। तो इस तरीके से और विद्युत क्षेत्र देखें, बल रेखा प्लस यहाँ पर है, इसके अंदर प्लस चार्ज है, तो इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होंगी। तो यहाँ पे आप देखें विद्युत क्षेत्र की रेखा S1 के लिए इधर की तरफ हो जाएगी, और S2 के लिए भी जो है DA के अभिलंबवत हो जाएगी, और S3 के लिए देखेंगे E और DA के बीच यहाँ पर जो है इधर की तरफ जा रही है। तो ये विद्युत क्षेत्र हमने बताया, ये बल रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे बल रेखा इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें तो पहले वाले पृष्ठ के लिए S1 देखें θ1, थीटा का मान 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। दूसरे वाले के लिए भी जो है DA का मान E और DA के बीच कोण 0 हो जाएगा। तीसरे वाले में देखें थीटा का मान 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये तीनों के बीच एंगल है। तो यहाँ पे हमें कोण पता लग गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे पहले हम देख लें। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो उससे गॉसिया पृष्ठ पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा है। उसी तरीके से यहाँ पे गुणा कर लेंगे। और गॉस के नियम से तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जैसे हमने अनुप्रयोग फर्स्ट किया था वैसे अनुप्रयोग यहाँ पे भी हम अनुप्रयोग S1 से S2 से और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो फाई E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन EdA सिग्मा Q/ε0। गॉस के नियम लगाए हमने, तो उसी तरीके से इसको समीकरण 1 करा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही S1 पृष्ठ के लिए EdA इंटीग्रेशन ऑफ EdA, S2 पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ EdA, S3 पृष्ठ के लिए, और सिग्मा A/ε0। सिग्मा A कहाँ से आया, सिग्मा Q का मान यहाँ से हमने सिग्मा A रखा, ये हमारे पास हमने इसको बदला। तो इस तरीके से हमारे पास इस समीकरण 2 आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है पहले भी जैसे हमने अनुप्रयोग किया उसी तरीके से यहाँ पे भी आ रहा है। तो EdA के बीच S1 पृष्ठ के लिए हमने बताया था थीटा का मान 0 है, और EdA पृष्ठ S2 के लिए भी 0 है। तो यहाँ पे हम उसका मान रख दें तो EdA cos 0 S1 पृष्ठ के लिए, EdA cos 0 S2 पृष्ठ के लिए, प्लस EdA cos 90 S3 पृष्ठ के लिए। इंटीग्रेशन सब में वैसे रहेगा, और सिग्मा A/ε0। यहाँ पे हमें पता है cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। ये cos 90 वाला 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे E सब में कांस्टेंट E दोनों हमने बताया कि दोनों तरफ E का मान r दूरी पर समान होगा। तो E को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे भी हमने बाहर लिया।
ये S1 पृष्ठ का जो है इंटीग्रेशन ऑफ dA हो जाएगा, S2 पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dA हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ dA हम देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dA जब हम करेंगे तो इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dA, तो पूरे उसका जो पृष्ठ था उसका जो है कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इसलिए इसका मान क्या आ गया, A आ गया। तो E इसके साथ गुणा होगा तो E A प्लस यहाँ पर भी क्या आ गया, E A, और बराबर क्या रहेगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला मान वैसे का वैसे ही रहेगा। E A प्लस E A जोड़ेंगे तो 2EA बराबर हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर 2A नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें सॉरी, यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, A को A से कैंसिल कर लें तो हमारे पास E बराबर क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र हमारा निकला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे R नहीं आ रहा है, तो यानी जो है ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। अतः समरूप आवेशी समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र चादर से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहता है। तो ये जो है आप अगर समतल चादर है तो उसके निकट कहें चाहे दूर कहें, विद्युत क्षेत्र जो है उस पर निर्भर नहीं करता, तो एक समान ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ देख ले तो एक सरल रेखा हमारे पास ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा। यहाँ पे जो है दूरी के साथ साथ उसका मान विद्युत क्षेत्र मान समान रहता है क्योंकि R पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक समान आवेशित पतले गोल या खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसको गोल या खोल हमारे पास स्फेरिकल सेल हम इसको कहते हैं, तो ये खोखला गोला है, तो इसको जो है आप खोखला गोला इस तरीके से समझ सकते हैं, स्फेरिकल सेल है। तो एक समान आवेशित गोल या खोल के कारण अब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अनुप्रयोग तीसरा है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास गोलीय कोष हम लेंगे तो उसमें हमारे पास जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, यहाँ पे हमारे पास जो है हम गोलीय कोष के जो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बिंदु आवेश लिया हमारे पास O पर जो हमारे पास है, तो यहाँ पर जो R त्रिज्या का एक गोलीय कोष लिया हमारे पास, ये R त्रिज्या का गोलीय कोष है, और इसके बाहर हमें जो है क्या लेना, तो यहाँ पे जो हमारे पास है R, यानी जो है जो हम बाहर बिंदु लेंगे उसको हम स्मॉल r लेंगे, और इस गोलीय कोष का जो त्रिज्या है वो R है, तो यानी जो है बाहर ले रहे हैं तो इसका मतलब इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने इसको जैसे आवेश दिया तो ये जो है क्या हो जाएगा, एक समान रूप से इस चालक पर आवेश वितरित होगा, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक समान रूप से वितरण होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक R दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना, तो इसमें हम 3 पे निकालते हैं। तो जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित होगा उसके लिए हम देख रहे हैं, तो बाहर स्थित होगा तो यहाँ पे हमारे पास P पर स्थित है, तो यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया और यहाँ पर हमने P बिंदु पर लिया और गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी, और यहाँ पर हम फिर वही DA लेंगे, क्षेत्रफल अवयव DA लिया और इसका अभिलंब DA की दिशा होगी, और बल रेखा आप देखें विद्युत क्षेत्र की जो है दिशा भी जो है DA की डायरेक्शन में होगी, गोलीय कोष के कारण जो है बाहर की ओर होगी, और DA इनके बीच एंगल 0 बन रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ हमने इस तरीके से दिखाया, यहाँ पे हम कहेंगे गॉस की प्रमेय से हम यहाँ पे लगाएंगे, फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस के नियम का हम अनुप्रयोग करें तो गॉस का नियम लगेगा फाई बराबर E डॉट DA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास गॉस का नियम है। तो यहाँ पे हम जो है E DA cos 0, क्योंकि DA और वेक्टर E और DA के बीच का जो एंगल कोण बन रहा है 0 बन रहा है, तो यहाँ पे cos 0 का मान हमें पता है कि क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे हम रख ले। तो E इंटीग्रेशन संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन करेंगे DA और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बाहर क्यों आया होगा यहाँ पे, समझ रहे हैं आप, क्योंकि फिर से जो है क्या है आवेश एक स्पेयर पे है, तो जो है पूरे उस पर जो है क्या होगा R दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, उसको हमने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ DA हम देखें, इसका मान हम करेंगे तो ये जो है स्फीयर है, तो गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास A आएगा, और इसका जो मान होता है कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। स्फीयर हमारे पास जो गोलीय कोष होगा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई R स्क्वायर है। यहाँ पे हम इसका मान रख दें तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम नीचे ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे एक सूत्र पहले भी आया था, ये R दूरी पर बिंदु जो है बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो है आवेश देख रहे होंगे अंदर नहीं है, आवेश उसके पृष्ठ पर है, बाहर है पृष्ठ पर, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो है E प्रोपोर्शनल आप देखेंगे यहाँ पे वो भी R 1 अपॉन R स्क्वायर है, यानी दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आवेशित गोलीय कोष के बाह्य बिंदु के लिए ऐसे व्यवहार करता है जैसे इसका संपूर्ण आवेश केंद्र पर स्थित हो। ये ऐसा व्यवहार करता है जैसे इसका आवेश सारा का सारा, क्योंकि हम देखो यहाँ पे हमारे पास इसका सेंटर यहाँ पर है और यहाँ पर हम P बिंदु पर निकाल रहे हैं, और P बिंदु पर जबकि आवेश इसके बाहर है, लेकिन तब भी ये ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसका पूरा आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। तो इस तरीके से हमारे पास जो पहला पॉइंट था, जब बिंदु
के गोलीय कोष के बाहर होगा तब उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, उतना ही होगा जितना r दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर हो, दूसरा हम पॉइंट देख लें कि हमारे पास अब गोलीय कोष है, r त्रिज्या का हमने गोलीय कोष लिया और उस पर आवेश दिया और वो आवेश क्या हो गया, एक समान रूप से उसके चारों ओर वितरित हो गया। अब हमारे पास ये जो है r का मान यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल R से कम हो गया, यानी गोलीय कोष के भीतर है, अंदर हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने अंदर एक पॉइंट लिया P और उसकी R त्रिज्या का, और अब वहाँ पे हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा तो ये वाला अंदर हमारे पास अब गॉसियन पृष्ठ होगा और उस पर भी हमने क्षेत्रफल अवयव दिखाया, dA दिखाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आवेश जो हमने दिया वो बाहर पृष्ठ पर वितरित हो गया, लेकिन अब इसके भीतर कोई आवेश होगा, इससे जो पॉजिटिव से बल रेखा निकलेंगी बाहर क्यों निकलेंगी सारे, लेकिन इसके भीतर कोई आवेश है नहीं, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि आवेश कोष के पृष्ठ पर वितरित है तथा कोष के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, 0, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पे जब कोई आवेश नहीं है तो गॉस की प्रमेय से हम बताएं कि क्योंकि बाहर तो फ्लक्स होगा, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास हमने r दूरी पर लिया, इसके भीतर की हम बात करें तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर वही इंटीग्रेशन ऑफ E dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमारे पास जो है E बराबर 0 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे Q का मान ही 0 हो गया, आवेश ही 0 है, तो इसलिए वेक्टर E का मान जो हमारे पास E होगा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है E का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी गोलीय कोष के भीतर आपको पूछा जाए तो इसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए इसके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सर्वत्र शून्य होता है। अतः आवेशित गोलीय कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र शून्य होती है, ये भी आप कह सकते हैं इसमें। तो इसके भीतर तीसरा हमारे पास जब बिंदु गोलीय कोष के पृष्ठ पर हो, यानी r बराबर r, तो अगर गोलीय कोष के पृष्ठ पर होगा तो आपने जो सूत्र था, यदि बिंदु P कोष के ठीक पृष्ठ पर हो तब हम r बराबर r रखेंगे और तब वहाँ पे हमारे पास E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल r की जगह जो है कैपिटल R आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल r का मान हम क्या रख देंगे, तो हमने r दूरी पर बिंदु सबसे पहले बाहर निकाला था तो बाहर r स्क्वायर आया था, तो वहाँ पे हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो यानी जो आवेश जितना पृष्ठ पर होगा उतना जो है क्या होगा, उसके जो है संपूर्ण पृष्ठ पर जो आवेश होगा उतना जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र हमारे पास E बराबर आ जाएगा उसके पृष्ठ पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अतः स्पष्ट है कि आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र का मान उसकी सतह पर अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा जो है उसकी सतह पर होगा, क्योंकि फिर उसके बाद R का मान बढ़ेगा तो E का मान कम होना शुरू हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर से, और उसके भीतर क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देखें एक स्फीयर हमने लिया और ये जो है यहाँ पे बिंदु O है इसका केंद्र पर, तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ग्राफ खींचे, इधर की तरफ r दूरी, इधर की तरफ भी r दूरी। यहाँ पे देखें हमारे पास E जो है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे हम देखें तो E का मान यहाँ पे अंदर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास, और ये हमने r लिया, इसकी जो दूरी त्रिज्या हमारे पास r है, तो यहाँ से हमारे पास E बराबर 0, यानी इसकी यहाँ से यहाँ भी इधर की तरफ भी और इधर r की तरफ इसका मान क्या होगा, 0, दोनों तरफ E का मान 0 है। और इस तरीके से वक्र हमें प्राप्त होगा E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इधर की तरफ भी E प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, यानी दूरी बढ़ेगी तो जो है विद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा इधर की तरफ भी, और इसके बीच का जो है क्षेत्रफल जो है जिसके बीच में जो है यानी गोलीय कोष के भीतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। मूल्यांकन हम देख लें, अभी तक जो हमने चर्चा की जिन बिंदुओं पे एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, अभी तक हमने जो चर्चा करी उनमें से हम देखें कि एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है। तो हमने कहा था रेखिक आवेश घनत्व, जिसको हमने लैम्डा से बताया था, लैम्डा बराबर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, तो ये हमारा रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है। यदि चालक के भीतर कुल आवेश शून्य हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, अगर आवेश नहीं होगा तो हमने बताया था अब आवेश शून्य, आवेश ही शून्य है सिग्मा Q, तो जो है उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। एक समान आवेशी समतल चादर से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम एक समतल चादर लिए और उससे r दूरी पर हमने बताया था कि सूत्र क्या निकला था, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास निकला था। तो अगर हमारे पास जो है दूरी बढ़ेगी तो E का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी हमने बताया था r उसमें आ ही नहीं रहा था सूत्र में, तो क्या होगा, अपवर्तित रहेगा। E का मान सब जगह क्या रहता है, समान रहता है, क्योंकि r पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारे पास मूल्यांकन हमने किया, इस पर जो हमने चर्चा की थी जिन बिंदुओं पर, अब जो है हमने जो आज चर्चा करी जिन बिंदुओं पर सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा आपने, सतत आवेश वितरण पर हमने चर्चा करी, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, गॉस के नियम को समझा, उसका जो है निगमन किया, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो थे हमारे पास उसमें अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, और
एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल स्पेरिकल सेल के कारण हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, जिसमें हमने गोले को उसके भीतर, बाहर और उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हमने जो है उस पर चर्चा करी कि किस तरीके से हम उसको अनुप्रयोग लगा के हम उसके पृष्ठ पर जो है या हम उसके बाहर कैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो इन निम्न बिंदुओं पर हमने जो है चर्चा करी आज की। अब हमारे पास गृह कार्य है आपके लिए, ये अनंत विस्तार की दो समान मात्रा में आवेशित चालक चादर एक दूसरे के सामने स्थित है। तो दो चालक चादर आपने लेनी है और उस पर जो है समान आवेश, या तो प्लस प्लस आप ले लीजिए या दोनों पे जो है माइनस माइनस ले लीजिए। तो समान आवेश की जो चादर है उनके सामने स्थित है। इन पृष्ठों के बीच में तथा बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिकलन कीजिए। तो कितना विद्युत क्षेत्र ज्ञात होगा यहाँ पे इसके पृष्ठ के बीच में और बाहर कहीं पर भी आप जो है इसके बाहर, तो आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करके देखिए किस तरीके से गॉस का अनुप्रयोग कीजिए। और विगत जो हमारे नीट एग्जाम है उनमें जो है क्वेश्चन जो आते हैं उन प्रश्नों को भी जो है गॉस के अनुप्रयोग से आप जो है घर में प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से हम उनको गॉस के नियम की सहायता से हल कर सकते हैं। तो ये गृह कार्य था। तो निम्न बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। भौतिक विज्ञान शिक्षण को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शिक्षण में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।